जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में भारत के राजपत्र में छपी एक खबर के बारे में बता रहा हूं और ये खबर छपी है अप्रैल 12 को 2022 और जिसमें कहा गया है ये अधिसूचना में कि केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत एस इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, नाम निर्दिष्ट किया गया है। अवसर है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में जानने का, क्योंकि राजपत्र में एक खबर प्रकाशित हुई है और 3 साल के लिए इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ है और ये लालपुरा हैं जिनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पहले भी ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, तो उनको कंटिन्यूटी दी गई है। ये 13 अप्रैल को भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोबारा नामित होने के बाद बुधवार को उन्होंने पद ग्रहण कर लिया है और इस प्रकार ये दोबारा बने हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। तो ये इम्पोर्टेंट बात है जो कि समझना है। अल्पसंख्यक आयोग के बारे में वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा बॉडी है अल्पसंख्यक आयोग। क्या ये संवैधानिक बॉडी है या ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है या एक स्टैट्यूटरी यानी सांविधिक बॉडी है। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, जिसे शॉर्ट में एनसीएम कहते हैं। तो मैं बता दूं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का मतलब होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी ऐसी बॉडी जिसकी स्थापना पार्लियामेंट के एक्ट से होता है और स्पष्ट है पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। संविधान में इसका जिक्र नहीं मिलता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का। जिस तरह से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, वैसे अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी ये सब संवैधानिक बॉडी है क्योंकि संविधान में इनका जिक्र है। लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का संविधान में जिक्र नहीं है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई है, यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के तहत। अधिनियम के अनुसार किसी भी मामले की जांच करते समय आयोग के पास दीवानी अदालत का राइट होता है, यानी कि एक सिविल कोर्ट का पावर होता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पास जब भी किसी मामले की यह जांच करता है। आयोग में केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष और अभी वर्तमान में लालपुरा को अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है और इसके अलावा 5 अन्य सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तथा सदस्यों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि वे सभी अल्पसंख्यक समुदाय से ही होंगे, यानी कि बहुसंख्यक आयोग से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य नहीं बन सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है जो कि यहाँ समझने का। अगर प्रमुख बिंदु की बात यहाँ पर हम करें तो 1978 में गृह मंत्रालय द्वारा एक संकल्प पारित किया गया और इसके तहत अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई। ये संकल्प था, रिजोल्यूशन था होम मिनिस्ट्री का 1978 का और इसके तहत राष्ट्रीय एक अल्पसंख्यक आयोग बनाने का एक विचार आया। 1984 में अल्पसंख्यक आयोग को गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया और नवनिर्मित कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में इसको डाल दिया गया, जिसने 1988 में भाषाई अल्पसंख्यकों को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। यानी कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनको अल्पसंख्यक आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, उनके लिए अलग बॉडी बनाया गया। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया 1992 में और इसी के साथ अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक या वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, जैसा कि मैं उल्लेख किया।
और इसका नाम बदलकर हो गया, जो पहले अल्पसंख्यक आयोग था 1992 के पार्लियामेंट के एक्ट के तहत, अब उसका नाम हो गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। 1993 में पहले वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, यानी एक्ट तो पास हो गया, लेकिन प्रथम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में बना और इस आयोग में 5 धार्मिक समुदायों यथा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित यानी नोटिफाई किया गया। ये घटना 1993 की है। 2014 में जैन धर्म के मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। तो ये 5 धार्मिक आधार पर यानी रिलीजियस माइनॉरिटी के रूप में दर्जा इन 5 धार्मिक समुदाय को दी गई, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या होता है, तो जैसा कि मैंने बताया एनसीएम में एक अध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन, एक उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरपर्सन और 5 सदस्य होते हैं, यानी 1+1 चेयरमैन +1 डिप्टी चेयरमैन +5 मेंबर ये होते हैं। और इन सभी का चयन अल्पसंख्यक समुदायों में ही किया जाएगा, यानी कोई भी बहुसंख्यक समुदाय का सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में नहीं हो सकता है। तो जो 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उन्हीं से इस एनसीएम में नियुक्ति की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले इन व्यक्तियों को योग्य, क्षमतावान और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। अगर टेन्योर की बात करें कि इनका कार्यकाल क्या होता है, तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पद धारण करने की तिथि से 3 वर्ष की होती है, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो डिप्टी चेयरमैन हो या अल्पसंख्यक आयोग का कोई भी सदस्य हो। उनका जो टेन्योर होगा, कार्यकाल होगा, 3 साल होगा, जिस दिन वो पद धारण करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो समझना है। काम क्या है अल्पसंख्यक आयोग का, इसको भी समझते हैं हम यहाँ पर कि फंक्शन क्या है। तो अल्पसंख्यक आयोग संविधान में संसद तथा राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों में अल्पसंख्यकों के लिए जो सुरक्षा उपाय बताई गई है उसके क्रियान्वयन की निगरानी करता है। यानी संविधान में जो भी सेफगार्ड बातें कही गई है अल्पसंख्यकों के लिए कि उनको जो सुविधाएं हैं, उन सभी सुविधाओं को लागू करने का एक तरह से देख रेख, निगरानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा किया जाता है। आयोग जो है अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, वो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का जो 15 सूत्री कार्यक्रम है उसको लागू करता है और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। ये काम है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए जो सिक्योरिटी उपाय हैं, जो सुरक्षा उपाय हैं, उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सिफारिश भी करता है। अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित जो शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, उन कंप्लेंट्स की ये जांच करता है और उपयुक्त पदाधिकारियों के समक्ष रखता है। तो ये इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का। फंक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक और फंक्शन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कि ये सांप्रदायिक संघर्ष, जो कम्युनल और कन्फ्लिक्ट है और दंगे हैं, राइट्स हैं, उनकी भी जांच करता है। और ऐसे उदाहरण है जहां पर इसकी जांच किया भी है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने। 2011 का भरतपुर सांप्रदायिक दंगों के साथ साथ असम में 2012 के बोडो मुस्लिम संघर्ष की जांच आयोग द्वारा की गई और उनके निष्कर्ष सरकार को सौंपे भी गए। एक फैक्ट और बता दूं कि प्रत्येक साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 18 दिसंबर को ही प्रत्येक साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस? तो 18 दिसंबर को ही 1992 में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्रीय या जातीय, भाषाई
धार्मिक, भाषाई और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की घोषणा को अपनाने का प्रतीक है। यानी कि 18 दिसंबर 1992 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्रीय या जातीय धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था। तो ये इवेंट का डेट है जिस डेट को अल्पसंख्यकों के अधिकारों को एडॉप्ट किया गया था, 18 दिसंबर 1992 को, और इसी डेट को यादगार करने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। आप जानना चाहेंगे कि संविधान में, भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को क्या क्या संवैधानिक और कानूनी प्रावधान उनके हित में दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक समुदाय के रूप में परिभाषित करता है। पहले तो बात हम लोग जान लें कि जो एक्ट है NCM एक्ट, वो अल्पसंख्यकों को क्या कहता है? केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक समुदाय, यानी एक कम्युनिटी जो नोटिफाई किया जाता है अल्पसंख्यक के रूप में। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। अब भारत सरकार द्वारा देश में 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक के रूप में नोटिफाई किया गया है आज के डेट तक। इसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन ये शामिल हैं। तो ये अल्पसंख्यक क्या है? एक समुदाय है, ऐसे समुदाय जिसको भारत की सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई करती है कि ये धार्मिक समुदाय है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप समझिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम NCMEIA 2004 ये एक अलग एक्ट है, और ये एक्ट को पास कौन किया? भारत के संसद ने, यानी भारतीय संसद का ये एक्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004। और ये किस बारे में है? तो यह अधिनियम सरकार द्वारा अधिसूचित जो 6 धार्मिक समुदाय हैं, उन समुदायों के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यकों का दर्जा प्रदान करता है। यानी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन माइनॉरिटी से संबंधित हैं, अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, उनको ये अधिकार देता है कि वे अपने शैक्षिक संस्थानों को खुद के द्वारा गवर्न करें, शासित करें। ये एक्ट है 2004 का। अब भारतीय संविधान में मैं बता दूं, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। कहीं पर भी संविधान में आपको अल्पसंख्यक का परिभाषा नहीं दिया गया है कि किनको अल्पसंख्यक कहा जाएगा। हालांकि संविधान यह बात जरूर कहता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को रिकॉग्नाइज करता है। धार्मिक अल्पसंख्यक की बात कहता है, भाषाई अल्पसंख्यक की बात कहता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लेकिन अल्पसंख्यक कौन है? संविधान इस बात पर कुछ भी नहीं कहता, साइलेंट है। आर्टिकल 15 और 16 की बात करें भारत के संविधान का, तो 15 और 16 क्या कहता है? ये अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव का निषेध करता है, और इसमें धर्म शब्द भी शामिल है। और अल्पसंख्यकों को धार्मिक आधार पर, भाषाई भी है, और इसमें एक तरह से भेदभाव करने से मना किया गया है। राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में नागरिकों को अवसर की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है। तो स्पष्ट है, अल्पसंख्यक यहाँ से राइट मिलता है जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं कि उनके साथ कोई भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं 25, 1, 26 और 28। ये भी संविधान के अनुच्छेद हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या है ये अनुच्छेद? तो 25(1) कहता है लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी और स्वतंत्र रूप से धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं और उसके प्रचार करने का अधिकार है। ये 25(1) में धर्म की स्वतंत्रता में अल्पसंख्यकों को भी शामिल है कि वे भी अपने धर्म का प्रचार, प्रसार और अभ्यास कर सकते हैं। संबंधित अनुच्छेदों में प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य हेतु धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने का भी अधिकार है और स्वयं के धार्मिक मामलों का प्रबंधन, संपत्ति का अधिग्रहण और उनके प्रशासन का अधिकार शामिल है। आप देखेंगे बड़े बड़े मंदिर हैं, उनका प्रबंधन धार्मिक समुदायों द्वारा ही आपस में किया जाता है। राज्य द्वारा पोषित जो संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने या अनुदान सहायता प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।
तो स्वतंत्रता होगा कि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है राज्य द्वारा पोषित संस्थानों में। ये इम्पोर्टेंट बात है कि धार्मिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं या अनुदान सहायता पर प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, अगर किसी की विशेष भाषा है, स्पेशल लैंग्वेज है, लिपि है, स्क्रिप्ट है, संस्कृति है, कल्चर है, तो वो बनाए रख सकता है। बनाए रखने का उसको संवैधानिक अधिकार है जो आर्टिकल 29 यानी 29 से मिलता है। अनुच्छेद 29 के तहत जो अधिकार प्रदान किए गए हैं अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त है। हर कोई व्यक्ति और समुदाय अपना भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखेगा, ये दोनों को है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में नागरिकों के वर्ग शब्द के उपयोग में अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और आर्टिकल 30 की बात अगर आप करें तो धर्म या भाषा पर आधारित, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो चाहे भाषाई, दोनों अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा, संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है, चाहे वो अल्पसंख्यक भाषाई हो चाहे धार्मिक हो, और नागरिकों के किसी भी वर्ग, ये 29 में कहा गया है, यानी कि जैसा 29 अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए है, वहीं पर अनुच्छेद जो 30 है वो केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, बहुसंख्यकों के लिए नहीं है। तो इस बात को भी इम्पोर्टेंट है। एक अनुच्छेद 350B है, 350B, ये भी संविधान का अनुच्छेद है। ये क्या कहता है? मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मूल रूप से भारत के संविधान में जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये 350B जोड़ा गया। अब बी है तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, संविधान में संशोधन करके, और वो संशोधन था 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसको जोड़ा गया। और ये क्या कहता है? यह कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी, यानी कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के नियुक्ति का प्रावधान करता है। ये हमेशा पूछा जाता है किस आर्टिकल में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी के नियुक्ति की बात है, तो वो है 350B। लेकिन ये केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है, यह धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए नहीं है। और ये प्रावधान आता है 350B से, और 350B को जोड़ा गया है संविधान में संशोधन करके। ये 7वां संविधान संशोधन था जो 1956 में किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अब एक पुनः ये प्रश्न आता है कि अल्पसंख्यक कौन है? मैंने कहा, शुरू में बताया कि अल्पसंख्यक वो है जिसे भारत सरकार अधिसूचित करती है गजट में, और 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिसूचित अब तक किया गया है, क्योंकि संविधान तो परिभाषा देता नहीं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 92 की धारा 2C के तहत 6 समुदायों को, और ये 6 समुदाय कैसे समुदाय हैं? धार्मिक समुदाय, भाषाई नहीं, धार्मिक समुदायों को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। जैसा कि मैंने बताया हूँ, इसमें सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन शामिल हैं। आम बोलचाल में, लेमैन लैंग्वेज में अगर आप जानना चाहते हैं अल्पसंख्यक कौन हैं, तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी हिस्सेदारी किसी भी समूह में आधे से भी कम होती है। यानी अगर आप जनसंख्या की बात करें तो उनकी आबादी 50% से अगर वो कम है, या साथ ही कुछ अन्य पैमाना मसलन जाति, धर्म, परंपरा, संस्कृति और भाषा के आधार पर बाकी आबादी से वो भिन्न है, तो वो अल्पसंख्यक है। गौरतलब है कि भारत का संविधान कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। हालांकि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग है। मैंने बताया अभी कि धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक का प्रयोग अनुच्छेद 29 में किया गया है। और ये कहता है अलग भाषा रख सकते हैं, अलग लिपि रख सकते हैं, संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अल्पसंख्यक के तौर पर इंगित करता है, लेकिन यह पूरा स्पष्ट नहीं है।
अनुच्छेद 30 में भी अल्पसंख्यकों का जिक्र है। इसमें अल्पसंख्यक होने के दो आधार बताए गए हैं, एक धार्मिक और दूसरा भाषाई। मैंने ये भी स्पष्ट किया। इसके अलावा 350A और 350B में भी भाषाई अल्पसंख्यकों का जिक्र है। अब समझे सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है। 2002 में एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, और ये मामला था TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटका राज्य मुकदमा 2002। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 30 में जिस मकसद से अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 30 में भारत के संविधान के, वह राज्यवार निर्धारित किया जाना चाहिए। यानी कि अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यक शब्द है वो स्टेट वाइज नोटिफाई किया जाना चाहिए, हर राज्य अपना अल्पसंख्यक घोषित करे। अनुच्छेद 30 के मकसद से अगर पूरे देश की जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाएगा तो यह उचित नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था TMA पाई केस 2002 में। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हर राज्य, भारत में 28 राज्य हैं, हर राज्य अपना अपना अल्पसंख्यक घोषित करे। यही ये बात कहा गया है कि अगर पूरे देश की जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण किया जाएगा तो यह उचित नहीं होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी राज्यों के स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए, किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट बात है सुप्रीम कोर्ट का। और अगर आबादी के बात पर देखें, मजहब यानी धर्म के आधार पर देश में कितने हैं, तो हिंदू इस देश में 79.80 यानी लगभग देश में 80% हिंदू हैं। मुस्लिम की, और ये मैं जनसंख्या बता रहा हूँ 2011 की जो जनगणना हुई थी देश में, क्योंकि 21 की जनसंख्या अभी नहीं हो पाई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में हिंदुओं का जो टोटल संख्या के आधार पर प्रतिशत बनता है वो है 79.80। मुस्लिम इस देश में 14.23% है, 14.23। क्रिश्चियन जो हैं 2.30% है, सिख जो है 1.72, बुद्धिस्ट 0.70 और जैन 0.37 और अदर रिलीजन 0.66। यानी कि जो बुद्धिस्ट है और जैन है वो 1% से भी कम है। और सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो है मुस्लिम, जो कि 14.23% देश में है। यानी इस देश में 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिमों की कुल संख्या 17.22 करोड़ है। तो ये ऑफिशियल डेटा शेयर कर रहे थे कि मजहब के आधार पर कौन कितना है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और संयुक्त राष्ट्र और अल्पसंख्यकों के अधिकार की अगर बात करें तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जनरल असेंबली ने मानवाधिकार को लेकर एक वैश्विक ऐलान किया, और वो क्या कहा कि अनुच्छेद 18 को अपनाया गया। इस अनुच्छेद 18 के मुताबिक सभी लोगों को उसके विवेक, विचार और धर्म को लेकर स्वतंत्रता का हक मिलना चाहिए। इसमें धर्म बदलने की स्वतंत्रता या फिर अपने धार्मिक विश्वास के हिसाब से पूजा, पढ़ाई या अभ्यास की आज़ादी शामिल किया गया है। इस तरह से अपरोक्ष तौर पर अल्पसंख्यकों के अधिकार यहीं से मिले। भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया, और ये न्यायाधीश सच्चर थे। इन्हीं के अध्यक्षता में 2005 में सच्चर कमेटी बनाई गई, जिसका मकसद था भारत में मुस्लिम समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर की रिपोर्ट तैयार करना। आज़ादी के बाद से ही मुसलमानों के संदर्भ में बढ़ती आर्थिक असमानता, सामाजिक असुरक्षा और अलगाव की भावना को रिपोर्ट के जरिए पहली बार उजागर किया गया। रिपोर्ट में यह सिफारिश किया गया कि आवास और रोजगार के निजी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव को रोका जाए। इसके लिए एक समान अवसर आयोग की स्थापना की जाए। हालांकि इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको समझना। अभी सुप्रीम कोर्ट में हाल में एक केस गया है जिसमें कि अश्विनी उपाध्याय उन्होंने केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि ये बात कहा गया है कि किस तरह से हर राज्यों में जो हिंदू जहां पर कम हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, जहां जैसे जम्मू कश्मीर, वहां पर हिंदुओं को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को नोटिस किया गया। मैंने बताया इस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन कई राज्य हैं, लगभग 6 ऐसे राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश,
जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, पिटीशन में ये मांग किया गया है सुप्रीम कोर्ट से कि जो है हिंदुओं को भी ऐसे राज्यों में अल्पसंख्यक घोषित किया जाए जहां उनकी आबादी बहुत ही कम है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल इस वीडियो में आपको मैं अल्पसंख्यकों के बारे में A to Z संवैधानिक प्रावधान सहित जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट 1992 है और 2004 का जो एक्ट है, उन संपूर्ण एक्ट पर विस्तृत चर्चा किया है। और चर्चा का जो आधार ये मिला है कि ये एक्ट जो पास हुआ है, एक तरह से जो भारत राजपत्र में जो पास हुआ है, इसके अनुसार एस इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संपूर्ण पहलुओं पर यहाँ चर्चा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।